हेलो एवरीवन, आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है आइसोनियाज़िड। मैंने पहला वीडियो डाला है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के ऊपर। तो अभी वो सीरीज़ चल रही है। पहले हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कंप्लीट कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि यूज्ड हो रहा है टीबी में। मतलब इसका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ड्रग है। देखो, इट इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक है अगेंस्ट रेस्टिंग एंड बैक्टीरियोसिडल अगेंस्ट रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब क्या होता है? देखो, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब क्या? बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब वो इनहिबिट कर रहा है सेल की ग्रोथ को, है ना। उसमें सेल डिवीजन नहीं होने दे रहा, तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बैक्टीरियोसिडल मतलब बैक्टीरिया की वहीं पे किल कर देना बैक्टीरिया को। तो ये क्या है? ये बैक्टीरियोस्टेटिक है अगेंस्ट रेस्टिंग एंड बैक्टीरियोसिडल है अगेंस्ट रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो, जैसा कि हमने बोला था, हम ड्रग्स जो पढ़ रहे हैं हम ऐसे पढ़ रहे हैं: आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, पैराजेनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल। तो देखो, जो आइसोनियाज़िड है वो सिडल है, मतलब ये किल कर रहा है बैक्टीरिया को। रिफाम्पिसिन क्या कर रहा है? ये सिडल है, मतलब ये क्या है? ये डोमिनेंट वाली है, ठीक है ना। पैराजेनामाइड सिडल है, इथाम्ब्यूटॉल क्या है? ये स्टैटिक है ना। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये सिडल है। तो देखो, इट इज़ अ बैक्टीरियोस्टेटिक अगेंस्ट रेस्टिंग वाले और बैक्टीरियोसिडल अगेंस्ट रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका डोमिनेंट स्टेज इसकी क्या है? बैक्टीरियोसिडल, ठीक है ना। ये क्या है? इंट्रा है एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर माइकोबैक्टीरिया है। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये लंग है आपका, ठीक है ना। ये क्या है? एल्वुलर सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेड डॉट बनाया गया ना, ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। अगर एल्वुलर सेल के अंदर है वो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, तो ये क्या है? इंट्रा सेलुलर। तो ये ड्रग कैसी है? मतलब इंट्रा सेलुलर भी काम कर रही है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी वर्क कर रही है। तो ये बोला गया है यहाँ पे। तो देखो, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर माइकोबैक्टीरिया, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि ये बता ही दिया है ना, रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बहुत जल्दी वर्क करती हैं। ये रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जल्दी वर्क करती हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीबी है। मतलब यही बोला गया था ना, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग यूज्ड इन द टीबी। तो ये क्या है कि ट्रीटमेंट, जब हम किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो ये ड्रग बहुत ज़रूरी होती है जो गिवन होती है। मतलब ड्रग ऑफ चॉइस ही है ये। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आइसोनियाज़िड है, ठीक है। ये क्या है? और दूसरा पॉइंट क्या है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बोला गया है, मतलब क्या है कि प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ होने से पहले ही हम क्या चीज़ें, क्या प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि घर में किसी को टीबी है। अब देखो, आप उस पर्सन को आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे आपके आपके नहीं, मतलब किसी के भी, मतलब बहुत करीबी पर्सन है, उसको टीबी हो गई है और आप ही खाली केयर टेकर हो, आप ही उसे केयर प्रोवाइड करोगे, आप ही को सब देखना है, मतलब आप ही कर रहे हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दोगे, है ना। कहीं ना कहीं कांटेक्ट में तो, मतलब आप ही केयर टेकर हो तो आप उसकी केयर करोगे, तो कांटेक्ट में तो आओगे ही, है ना। तो यही बोला गया है। तो हम क्या करेंगे? आइसोनियाज़िड हम प्रोफाइलैक्सिस की तरह लेंगे ताकि हमें टीबी ना हो जाए, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। हम पहले से मेडिसिन ले रहे हैं प्रिकॉशंस की तरह से, है ना, कि हमें टीबी ना हो जाए। तो इस वजह से ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीबी भी है और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भी है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ो। फार्मा बहुत इजी है, आराम से पढ़ोगे समझ में आएगा। देखो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक द पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस अर्लीस्ट इज आइसोनियाज़िड, है ना। आइसोनियाज़िड ही होता है। देखो, ये बताया गया है कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये विच मेक द पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस अर्लीस्ट, ये अर्लीस्ट उस पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस बनाती है। अब देखो, अभी कोविड का टाइम था, तो जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, तो कफ, जैसे कोविड में ये कफ वगैरह हो रहा था, ये दिख तो रहा है ना आप लोगों को। देखो, मैं किसी और पेन से बनाती हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, ये कोई पर्सन है, ठीक है। तो अब देखो, टीबी में क्या होता है? कफ तो आता ही है, तो वो मतलब कफ है तो उसका ये ड्रॉपलेट
बाहर आ रहा है, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है, तो ये क्या होगा, उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी टीबी हो जाएगा। तो अगर कोई हमारे यहाँ आया, मतलब हमारे हॉस्पिटल में जहाँ हम वर्क कर रहे हैं एज अ नर्स, तो हमारा पहला क्या, हमारा मोटो ये रहेगा कि इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, पर हमारा सेकंड मोटो क्या होगा कि और सबको इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो ये क्या करता है, आइसोनियाज़िड इस ड्रॉपलेट में जो बैक्टीरिया है, इस ड्रॉपलेट के बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो वो जो ख़त्म कर रहा है ना, वो क्या है, आइसोनियाज़िड है। आइसोनियाज़िड इस कफ को क्या बना रहा है, नॉन इन्फेक्शियस बना रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो दोबारा से समझते हैं, जैसे कोई पर्सन है, वो उसे खांसी आ रही है, उस खांसी में क्या होंगे, ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, वो इन्फेक्टेड ही तो है ड्रॉपलेट्स, तो वो क्या करेगा, और पर्सन को भी इन्फेक्टेड करेगा। तो आइसोनियाज़िड क्या करता है, इसको पहले नॉन इन्फेक्शियस बनाता है ताकि ये और किसी को ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक द पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस अर्लीस्ट इज आइसोनियाज़िड, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, नॉन इन्फेक्शियस अर्लीस्ट नॉन इन्फेक्शियस है आइसोनियाज़िड। तो इसका होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आइसोनियाज़िड क्या है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज्ड इन द टीबी। तो अब आपको समझ में आएगा क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो ये क्या है, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाज़िड इज इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड विच आर यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्या कर देता है, ये इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड के फॉर्मेशन को नहीं होने देता। अब कैसे नहीं होने देता, देखो ये FAS2 को इनहिबिट कर देता है, FAS2 एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, जिससे फैटी एसिड चेन से माइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, जिससे माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो माइकोबैक्टीरियल का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर बैक्टीरिया फिर क्या ही रहा, मतलब सेल वॉल इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये इनहिबिशन कर देता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड से, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई सेलेक्टिविटी ऑफ आइसोनियाज़िड फॉर माइकोबैक्टीरिया, इट इज़ नॉट एक्टिव अगेंस्ट एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या है ये हाई सेलेक्टिविटी ऑफ आइसोनियाज़िड, तो ये मतलब इसी वजह से हम आइसोनियाज़िड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए। देखो इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड लीड टू डिस्ट्रप्शन इन द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल एंड कंसिक्वेंटली उसकी सेल डेथ हो जाती है ना, ये मैं बता चुकी है, वही है, ठीक है। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। ये क्या है, रिएडली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम जब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जब हम खाते हैं तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड इफ़ इट इज़ टेकन विद द फूड, इसका एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड भी हो जाता है अगर आप इसे फूड के साथ लेते हैं, ठीक है। और पता है इसका एक और पॉइंट छूट गया है मुझसे, आप ये नोट कर लेना, मैं बोल रही हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन रहता है, हैज़ गुड पेनिट्रेशन इन CSF। तो देखो तो क्या होगा, जिसको मेनिंजियल टीबी होगी है ना, उसे हम क्या आइसोनियाज़िड देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये क्या है, इसका जो पेनिट्रेशन है ना CSF में वो सही है, ठीक है ना। तो हम क्या देते हैं, आइसोनियाज़िड देते हैं, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन हो जाती है सही से, ये मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है ना। तो इसी वजह से हम आइसोनियाज़िड भी देते हैं अगर किसी को मेनिंजियल टीबी होती है तो, ठीक है। और क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म अगर इन लिवर, मेटाबॉलिज्म लिवर में हो जाता है, एग्जीक्रीशन किडनी में हो जाता है, फिर यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल जाता है। देखो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हेपेटाइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, हीमोलाइसिस इन पेशेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसी होती है, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो, ठीक है ना। पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या होता है, देखो पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या होता है, आइसोनियाज़िड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, और वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे विटामिन B6 को डिक्रीज़ कर देती है, विटामिन B6 के कंसनट्रेशन को ये डिक्रीज़ कर देती है, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। तो इसी वजह से, और देखो न्यूरॉन के फंक्शन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, विटामिन B6 रिक्वायर्ड होता है, तो इसी वजह से हमें क्या हो जाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। आया, देखो क्या था कि आइसोनियाज़िड ब्लड में जाती है तो वहाँ पे विटामिन B6 की कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ कर देती है, कहाँ पे डिक्रीज़ कर देती है, ब्लड के अंदर डिक्रीज़ कर देती है। और विटामिन B6 न्यूरॉन के जो फंक्शंस होते हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वही डिक्रीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। अब देखो यहाँ देखो,
देखो पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम पहले ही प्रोफाइलैक्टिक है ना, हम पायरोडॉक्सिन देते हैं, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 देते हैं पेशेंट को आइसोनियाजिड के साथ, क्योंकि उसकी कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो हम वो देते हैं। और हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस क्या हो जाता है कि डोज रिलेटेड डैमेज है ना, उसका डोज का होता है लिवर सेल्स को डैमेज मतलब डैमेज करने लगता है। पर ये क्या होता है, रिवर्सेबल होता है ना, हम स्टॉप कर देते हैं ड्रग को तो फिर से हमारी लिवर ठीक हो जाती है। तो ये क्या करती है, हेपेटाइटिस की कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमने क्या पूरा कवर कर लिया, हमने ये आइसोनियाजिड पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको लिखना कैसे है। मतलब ये नोट्स अभी मैं आपको मतलब इसमें शेयर कर दूंगी, तो आप अच्छे से देख लेना कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। ओके।